अच्छा जी, हम इसका एक क्रॉस बना लेते हैं और क्रॉस बना के हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब क्रॉस किसके दरमियान बनेगा? इफ फीमेल इज वाइट आइड एंड क्रॉस विद द मेल विच इज अ रेड आइड। अब जो वाइट आइड जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, और आप जानते हैं कि फीमेल अगर वाइट आइड है तो उसकी अपीयरेंस जो है वो किस तरह से होगी। अब देखें, एक सबसे पहले मैं फीमेल को जब लिखूंगा तो ये आ जाएगा एक्स एक्स, और जब मेल को लिखूंगा तो ये आएगा एक्स और वाई। अब एक्स एक्स में जब मैं फीमेल को वाइट आइड लिखूंगा तो उसमें मुझे स्मॉल डब्ल्यू लिखना है, और मेल को जब रेड आइड लिखना है तो एक्स के ऊपर कैपिटल डब्ल्यू मैंने लिखना है, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है जो कि रेड आइड है। अब जब इनके दौरान क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एक्स स्मॉल डब्ल्यू वाले क्रॉस कराएंगे एक्स कैपिटल डब्ल्यू वाले के साथ, और वाई के साथ। वाई पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो है वो एक एक्स लिंक्ड करेक्टर है। तो जो क्रॉस कराएंगे रैंडम फर्टिलाइजेशन रिजल्ट में इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा एक्स कैपिटल डब्ल्यू एक्स स्मॉल डब्ल्यू, और दूसरा जब क्रॉस कराएंगे इसको इसके साथ ही आ जाएगा एक्स स्मॉल डब्ल्यू और वाई। तो ये जो आ जाएगी ये फीमेल तो आ गई है, लेकिन ये आई है रेड आई, क्योंकि इसमें कैपिटल डब्ल्यू आ गया है। और ये जो मेल आया है वो मेल आया है वाइट आइट, क्योंकि इसमें स्मॉल डब्ल्यू आ गया है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन है ऑल वाइट आइड फीमेल, ऑल रेड आइड फीमेल, हाफ वाइट आइड फीमेल, हाफ रेड आइड मेल। ये करेक्ट है चार्ली, हाफ वाइट आइड फीमेल हाफ रेड आइड मेल। तो आपको इस तरह से क्रॉस बना के पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। बड़ा शॉर्ट सा क्रॉस होता है, उसके बगैर अगर आप गेस करेंगे तो गलती हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, ए फीमेल कैरियर ऑफ ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मेट विद ए मेल हु डज नॉट हैव द डिसऑर्डर, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन विल हैव द डिसऑर्डर। तो इसके लिए भी क्रॉस बनाना पड़ेगा। अब फीमेल है, वो फीमेल क्या है? वो फीमेल कैरियर है फॉर द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, और मेल जो है उसके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो वो कह रहा है कि उसके सन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब कैसे बनाएंगे? अगेन मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, एक्स एक्स फीमेल के लिए लिखेंगे और क्रॉस कराएंगे एक्स वाई मेल के लिए लिखेंगे। अब फीमेल कैरियर है, अब मैं इसको लिख लेता हूँ लाइक कैपिटल एच स्मॉल एच, तो ये कैरियर कंसिडर होगी। हीमोफीलिया को ले लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को ले लें, कोई भी आ जाए। मेल डज नॉट हैव द डिसऑर्डर, तो यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल एच, क्योंकि ये डिजीज एक रिसेसिव डिजीज है। अब जब क्रॉस करवाएंगे तो इसके अंदर दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल एच वाले भी और स्मॉल एच वाले भी, और इधर जो है ये कैपिटल एच वाला और वाई वाला बनेगा, दो बनेंगे। अब जब आप इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे, कैसे क्रॉस कराएंगे? इसको इसके साथ क्रॉस करा ले पहले, ये बन जाएगा एक्स एक्स फीमेल कैपिटल एच नॉर्मल है। फिर इसको इसके साथ करवा लें, एक्स कैपिटल एच वाई सन है नॉर्मल है। फिर इसको इसके साथ करवा लें, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच फीमेल है, ये कैरियर है। फिर इसको इसके साथ करवा लें, एक्स स्मॉल एच वाई, ये वो सन है जो कि अफेक्टेड है। अब आप देखेंगे सन कितने हैं, टोटल दो सन है, दो डॉटर है, तो एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है। तो सन्स की रेशो क्या आई? तो सन की रेशो हमारे पास 50% आई। 50% जो है वो नॉर्मल होंगे और 50% जो है इसके अंदर कैरियर होंगे। तो ये वाला जो क्रॉस है, इस तरह से आपने क्रॉस बना के फिर उसको जो है वो लिखना है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं 21। In humans, red-green color blindness is a sex-linked trait. If a woman with a normal color vision meet with a man who is normal, who is colorblind, what will be the probability that the daughter will be colorblind? तो अब देखें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, और आप जानते हैं ये भी एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है। वुमेन जो है वो नॉर्मल कलर विजन है और मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो वो डॉटर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब क्रॉस कैसे बनेगा देखें, उसी तरह से एक्स वाई क्रॉस विद द एक्स एक्स। अब वो बाकी वही मेथड आ जाएगा, मैं जस्ट अब इसको शॉर्ट बताता हूँ।
अब अगर मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, स्मॉल सी, और वुमेन जो है वो नॉर्मल कलर विजन है तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर में क्या रेशो आएगी। तो यहाँ मुझे क्रॉस से पता चल गया कि डॉक्टर जो है वो कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि इसको इसके साथ क्रॉस करवा लें तो आप ये देख सकते हैं कि ये डॉक्टर होगी लेकिन कैरियर होगी, इसको इसके साथ करवा लें तो भी कैरियर होगी। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के अंदर 0% प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें कोई भी कलर ब्लाइंड जो है वो अपेयर्ड होगी। तो ये इसके अंदर जो है वो करेक्टर्स आपसे पूछी जा सकती हैं। जस्ट अ मिनट। इसके बाद 22 क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन विच सेक्स, मेल फीमेल बोथ सेक्स और इक्वली अफेक्टेड, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक म्यूटेशन। तो जो हीमोफीलिया है ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो ये मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होता है, ये बात याद रखनी है। जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होते हैं, ये आपने इसमें याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, Hemophilia A is caused by the deficiency of which clotting factor? Factor 7, 8, 9 और 10। तो हीमोफीलिया ए जो होता है फैक्टर 8 की एब्सेंस या मॉल फंक्शनिंग की वजह से होता है। इसी तरह से हीमोफीलिया अगर बी को हम देखेंगे तो वो फैक्टर 9, और अगर इसी तरह से हीमोफीलिया अगर सी को हम देखेंगे तो वो फैक्टर 11 में abnormality की वजह से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो हीमोफीलिया ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ए वुमेन विद ए नॉर्मल कलर विजन मेट विद ए मैन हु इज कलर ब्लाइंड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन विल बी कलर ब्लाइंड। अब ये फिर अगेन वही क्रॉस है, नॉर्मल कलर विजन है, वुमेन नॉर्मल कलर विजन है, और जो मैन है वो कलर ब्लाइंड है, और उसके सन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखें यहाँ एक बड़ा सिंपल सा केस हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो एक्स लिंक जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं उनका जो पैटर्न होता है ट्रांसफर होने का उसको हम कहते हैं जिग जैग। जिग जैग का क्या मतलब होता है? जिग जैग का मतलब ये होता है कि मदर टू सन जाएगा, ठीक है, और फादर टू डॉटर जाएगा, यानी फादर से डायरेक्ट सन में नहीं जाएगा, ग्रैंडफादर से ग्रैंड सन के अंदर आएगा। इस वजह से अगर वुमेन नॉर्मल कलर विजन की है तो इसका मतलब है कि इसका जो सन होगा वो भी नॉर्मल कलर विजन का होगा। मैन अगर कलर ब्लाइंड है तो यहां से ये डॉटर के अंदर तो जा सकता है लेकिन सन के अंदर नहीं जा सकता। तो यहां अब क्रॉस बनाए बगैर ही मैं इसको बता सकता हूं कि ये 0% रेशो होगी। क्वेश्चन नंबर 25, what is the likelihood that a daughter will inherited a Y-linked trait from her father? अब डॉटर अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम लेती है, वाई क्रोमोसोम तो सन लेता है, तो इसका मतलब है कि डॉटर के अंदर 0% रेशो होगी कि वो फादर से वाई क्रोमोसोम के जरिए कोई ट्रेट ले। अब यहाँ क्रॉसेस में ज्यादा सवाल इस वजह से दिए गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मीन्स के जो भी सवाल अगर इस तरह का आ गया तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। तो एक दफा आपने इन तमाम की और कुछ और अपने तौर पे भी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि अगर कोई सवाल आ जाए तो आप इजीली उस तक जो है वो पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 26, which of following trait is not a Y-linked trait? हेरी पिन्ना, हाइपरट्राइकोसिस, पार्क्यूपाइन मैन, हीमोफीलिया। तो आप जानते हैं कि हीमोफीलिया जो है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, वाई लिंक नहीं है। बाकी जो हेरी पिन्ना है जिसको हाइपरट्राइकोसिस या पार्क्यूपाइन मैन है यानी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ये सारे के सारे वाई लिंक ट्रेट हैं, और जो हीमोफीलिया है कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स लिंक ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 27,
Y-linked inheritance is also known as autosomal inheritance, X-linked inheritance, maternal inheritance और होलेंड्रिक inheritance। तो याद रखना है इसके लिए एक वर्ड जो यूज किया था वाई लिंक के लिए, वो होलेंड्रिक इनहेरिटेंस होता है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस जो है ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मदर टू ऑफस्प्रिंग्स जा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक जो बात याद रखनी है आपने वो ये कि कुछ ऐसे, इसके लिए एक वर्ड ये भी यूज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, क्योंकि समटाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एग का होता है वही जाइगोट के अंदर आता है, फादर वाला माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट के अंदर नहीं आता। तो कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि मसल से रिलेटेड हैं, वो सिर्फ मदर से अपने बच्चों में आ सकती हैं, फादर से अपने बच्चों में नहीं आती। इसको माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। Question number 28. If the presence of one allele affects the expression of another allele at different locus, this is known as the complete dominance, incomplete dominance, codominance और epistasis। तो मैंने ऊपर भी इस पे बात की है कि जो epistasis है वो एक जीनिक इंटरेक्शन है, यानी एक जीन का दूसरे जीन के ऊपर जो इंटरेक्शन होगा उसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। और आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल इसकी दी हुई है, दैट इज द बॉम्बे फिनोटाइप, जिसमें आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली जो है वो ओ होता है और जीनोटिपिकली जो है वो डिफरेंट होता है, वो ओ नहीं होता, उसको हम बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। तो उसमें एक जीन का दूसरे जीन पे इफेक्ट होता है, तो जीनिक इंटरेक्शन जो होता है उसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ ए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल डिस्प्लेज द सेम फिनोटाइप एज द होमोजाइगस इंडिविजुअल, then it is known as the complete dominance, incomplete dominance, codominance और epistasis। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है complete dominance। अब किस तरह से, कि जैसे देखें हम जानते हैं कि एक राउंड है, राउंड को आप रिंकल्ड के साथ अगर क्रॉस करवा दें तो अगली जनरेशन के अंदर भी सारे के सारे राउंड आएंगे। लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि ये वाला जो राउंड है, हम जानते हैं कि ये वाला राउंड होमोजाइगस है, यानी कैपिटल आर, लेकिन ये वाला जो राउंड है वो हेट्रोजाइगस है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस केस के अंदर फिनोटाइप तो सेम है लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट है। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो मैंने क्रॉस बनाया है, जो कि मेंडल ने क्रॉसेस दिए थे, वो सारे के सारे कंप्लीट डोमिनेंस के थे, तो जिस वजह से यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 इज, इन ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, what will be the genotype of F1 offspring? All homozygous dominant, all heterozygous, all homozygous recessive और 1-1 homozygous dominant to heterozygous ratio। अब यही वो मैंने क्रॉस जो है वो बनाया है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के दरमियान क्रॉस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और रिंकल जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं स्मॉल आर है। और ये अगली जनरेशन है जिसके अंदर ये क्रॉस बना है, तो ये सारे के सारे जो है वो हेट्रोजाइगस होंगे, 100% राउंड आएंगे और वो सारे हेट्रोजाइगस होंगे। तो इस तरह के सवाल भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, if both alleles are expressed equally in heterozygous phenotype, it is known as the complete dominance, incomplete dominance, codominance और epistasis। तो अगर दोनों अलील जो है वो इक्वली एक्सप्रेस हो जाए हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। जैसा कि हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये एक कोडोमिनेंस जो है उसकी एग्जांपल है। तो ये भी आपने याद रखना। बाकी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है कंप्लीट इनकम्प्लीट जो है इसमें क्या फर्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, if all the offspring resulting from a test cross displays the dominant phenotype, what is the genotype of the individual being tested?
homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive cannot be determined from the result. ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में एक क्रॉस, दोनों क्रॉस बना के आपको दिखाए थे कि अगर टेस्ट क्रॉस आप कर रहे हैं और डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो अपीयर हो रही है, इसका मतलब है जो हमने टेस्ट किया है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों 50-50% रेशियो से अपीयर हो जाएं तो इसका मतलब है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो यहाँ अल्फा जो है वो करेक्ट है। 33. Color blindness is caused by the genetic mutation that affect the cones of the retina of the eyes, rods in the retina of the eyes, lens of the eyes, cornea of the eyes. तो इसके अंदर जो कॉन सेल्स होते हैं रेटिना ऑफ द आईज वो इफेक्ट होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 इज what percentage of homozygous Rh negative will be born amongst 4 children of couple where the husband is heterozygous for Rh positive and wife is homozygous for Rh negative। ऊपर ही मैंने ये क्रॉस आपको बना के दिखाया और ये दोनों के दरमियान क्रॉस कैसे बनेगा। अगर मेल जो है वो होमोजाइगस फॉर RH हेटेरोजाइगस फॉर RH पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी, और अगर मदर जो है वो होमोजाइगस फॉर RH नेगेटिव है ये बन जाएगा स्मॉल डी। तो क्रॉस कैसे बनेगा, अब यहाँ पर दो तरह के गैमीट बन जाएंगे, कैपिटल डी वाले भी और स्मॉल डी वाला भी, और इधर जो है वो सारे के सारे स्मॉल डी वाले बन जाएंगे। तो इसके अंदर जब हम इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी, जब इसको इसके साथ करवाएंगे स्मॉल डी, तो ये जो है वो आपको मिलेगा पॉजिटिव क्योंकि ये इसमें कैपिटल आ गया है जीन, और ये मिल जाएगा नेगेटिव। तो अब जो रेशो बन जाएगी वो रेशो बन जाएगी 50%। तो 50% केस के अंदर अब जो चिल्ड्रन है उसमें नेगेटिव हो सकता है, 50% केस के अंदर उसके अंदर पॉजिटिव हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर हो सकते हैं। ऊपर मैंने एक क्रॉस में इसमें बनाया भी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 इज if two genes experience independent assortment which assumption is most likely true। अगर वो independently assort कर रहे हैं, they are located in close proximity of the same chromosome, crossing over between the genes does not occur, the genes are located on different chromosome or are far apart on the same chromosome, the expression of one gene does not affect the expression of other gene। तो मैंने आपको ऊपर एक क्रॉस बना के दिखाया था, उसमें मैंने बताया था कि वो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर सकते हैं जो या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पर होंगे, या अगर वो एक क्रोमोसोम पर हैं तो वो एक दूसरे से दूर होंगे। अगर वो एक दूसरे से दूर होंगे तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर सकते हैं। तो कौन से क्रोमोसोम या कौन से जीन्स इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं कर सकते, जो एक दूसरे के बहुत करीब पड़े हुए हैं क्योंकि उनके दरमियान टाइट लिंकेज होगा। 36 है द जीन्स विच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन से नहीं फॉलो करते, बड़ी डिटेल में अब इस पे बात हो चुकी है कि लिंक जीन्स हैं वो फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उनके दरमियान एक टाइट लिंकेज जो है वो होगा। 37 all of the following are continuously varying trait except kernel color in wheat, skin color in human, height in human, tongue rolling in the human। तो ये वाला जो टंग रोलिंग वाला है ये एक डिसकॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट, डिसकॉन्ट, या इसको हम क्वालिटेटिव ट्रेट भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। ये कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है और इसके अंदर हम इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट भी कहते हैं, ये वर्ड भी याद रखना, क्वांटिटेटिव ट्रेट। अब क्वांटिटेटिव ट्रेट में क्या होता है, इसमें बहुत सारी फिनोटाइप होती है, मेनी इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स, और इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है सबके अंदर। लेकिन जो क्वालिटेटिव डिसकॉन्टिन्यूस होता है इसमें कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं होती, इसमें सारी की सारी एक्सट्रीम्स होती हैं। अब मसलन जैसे देखें ह्यूमन हाइट है, अब हाइट जो है उसमें देखिए कितनी फिनोटाइप, कि अगर मैं हाइट को 5 फीट से लूं और उसको 7 फीट तक लेके जाऊं
तो इसके दरमियान एक पूरी रेंज होगी 5.1, 5.2, 5.3। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा फिनोट उसके अंदर रेंज फिनोटाइप आ जाएंगी। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस ट्रेट होते हैं उसके अंदर कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 38 is, if gene frequency between the genes A and C is 2%, B and C is 13%, B and D is 4%, A and B is 15%, C and D is 17, and A and D 19%, the sequence of gene on a chromosome। अब देखें इस तरह का सवाल आ जाएगा तो लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, कैसे करना है ये। और ये सवाल आ भी सकता है, आपने इसको सीख लेना है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें देखें, आपने ये देखना है कि जिनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो जिनके दरमियान कम होगी वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे। अब इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा है, वो मैं यहाँ पहले ऑप्शन बता देता हूँ। डेल्टा करेक्ट है। अब कैसे देखिए, ए और सी जो है इसके दरमियान 2% है। इसका मतलब है ए और सी को एक दूसरे के करीब रखा। ऊपर देखें कहीं पर भी ए और सी एक दूसरे के करीब नहीं है, क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंसी कम है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से एक दूसरे के बहुत करीब है। अब दूसरा देखें, बी और डी को एक दूसरे के करीब रखा हुआ है, क्योंकि उसमें भी 4% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अब ए और डी को देखें, ए और डी के दरमियान रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इस वजह से सबसे दूर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको अरेंज करना होता है कि किसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर हम ए और डी को इकट्ठा रख देंगे, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में ज्यादा है, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो एक दूसरे से दूर पड़े होंगे। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। Question number 39 is, which of the following is not a valid reason to choose the Drosophila for the genetic study? Easy to culture, sexual dimorphism, 85 distinct contrasting trait, female or larger than the male। तो इसके अंदर जो डेल्टा है ये इसके अंदर चूज करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर वाली तीनों फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम चूज करते हैं कि वो क्या उसको जेनेटिक रिसर्च में यूज किया जा सकता है नहीं, उनको कलेक्ट करना आसान हो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल क्लियर कट अलग अलग हो, और डिस्टिंक्ट ट्रेट हो। अब मेल लार्जर है फीमेल लार्जर है, लेकिन ये डायरेक्ट फीचर नहीं है, लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में कुछ और फीचर्स भी होती हैं जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 is, RH एंटीजन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर, बर्नस्टीन, जोहानसन और मेंडल। तो इसमें आपने बताना है कि कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप एबीओ को भी बताया, और आरएच जो ब्लड ग्रुप था उसके बारे में भी इसी ने बताया है। ये सवाल आ सकता है। बर्नस्टीन जो है इसने जो जेनेटिक ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक्स के बारे में बताया कि उसमें जीनोटाइपिक मेकअप किस तरह का है। जोहानसन ने पहली दफा टर्म जीन को यूज किया। ये भी सवाल आ सकता है कि जीन सबसे पहले किसने यूज किया, जोहानसन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, सॉर्ट आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। अब जीनोटाइप वाला टेबल मैंने कहा था अच्छे से याद कर लें आप, ओ नेगेटिव, और ये कौन सा होगा, ये वाला ओ नेगेटिव होगा। इसको हम कहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो है ये होमोजाइगस डबल रिसेसिव। होमोजाइगस डबल रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों ही जो है वो आप जानते हैं कि स्मॉलर या उसको रिसेसिव की फॉर्म में शो होते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा जो कि ओ नेगेटिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, एक्स लिंक्ड फॉलोज डैश व्हाइल वाई लिंक्ड ट्रेट और ट्रांसमिटेड इन डैश। स्ट्रेट पाथ, जिगजैग पाथ, क्रिस क्रॉस पाथ, जिगजैग पाथ, स्ट्रेट पाथ, जिगजैग पाथ। एक्स लिंक जो होता है वो जिगजैग होता है और वाई लिंक स्ट्रेट होता है। यानी एक्स लिंक जो होता है फादर से डायरेक्ट सन में नहीं जाता, फादर से डॉटर में, डॉटर से सन में जाएगा, लेकिन जो वाई लिंक होता है वो डायरेक्ट फादर से सन में जा सकता है। इसके बाद इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। मेलनेस ये वाई लिंक्ड है, बाल्डनेस जो है ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है,
हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट, रेजिस्टेंट रिकेट, ये वाला जो है ये एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो ये भी आपको याद रखने के एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन अ जीन suppress the effect of a gene at another locus, इस पे पहले ही बात हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड द एपिस्टेसिस, यानी कि एक जीनी कंट्रैक्शन है, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट के को जो है वो देखेगा। उसके बाद 45 है, when the phenotype of a heterozygote is intermediate between the phenotype of two homozygote, it is called the complete dominance, incomplete, over dominance और co-dominance। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि वो दोनों के दरमियान में, या जैसे मैंने आपको शो किया था कि वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप अगर शो हो रही है तो उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं, इंटरमीडिएट फिनोटाइप। तो याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, SRY इज लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम, टिप ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम, टिप ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टिप ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो इसमें करेक्ट जो है SRY जीन वो टिप ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम, और जो SRY है ये होता क्या है, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, और जो कि मेलनेस को स्विच ऑन करता है, ये इसके अंदर SRY जीन है। क्वेश्चन नंबर 47 इज, व्हाट काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इज फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो XY XX टाइप सिस्टम है, और ये ऊपर ZZZW ये कुछ बर्ड्स के अंदर, मॉथ्स बटरफ्लाई वगैरह में होता है, X0XX में ये ग्रास होपर में होता है, जीनिक सिस्टम जो है वो यीस्ट वगैरह के अंदर होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो है वो XYXX टाइप सिस्टम होता है। 48 है, द जेनेटिक्स ऑफ व्हीट ग्रीन कलर वो स्टडीड बाय, साइंटिस्ट का नाम है, बुक लाइन है, निल्सन एहल ने जो है ये बताया। मेंडल ने आप बताया कि एक्सपेरिमेंट के जेनेटिक्स में, मॉर्गन जो है इसने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिक्स, कॉरन्स जो है कार्ल्स कॉरन इसने रीडिस्कवर किया मेंडेलियन वर्क को, ये भी आ सकता है। 49th क्वेश्चन है, a person with blood group A possess antigen A and no antibodies, antigen B and antibody A, no antigen and no antibody, antigen A and antibody B। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडीज बी बनती है, जो उसी टेबल में है जो कि मैंने डिस्कस किया था, आपने वो सारे का सारा टेबल जो है वो अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, when two or more gene interacts in a way that their effect is additive expression, it is the dominance relation, epistasis, polygenic inheritance और प्लियोट्रॉफी। तो जिसमें एडिटिव इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि उसमें जीन बहुत ज्यादा होते हैं और उसके एडिटिव इफेक्ट के साथ उसकी फिनोटाइप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अपने व्हीट ग्रेन कलर को देख लें, फिर स्किन कलर को देख लें, ह्यूमन हाइट को देख लें, ये सारे जीन जो है ये इनहेरिटेंस को हम पोलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट डिस्कशन ऑन जेनेटिक्स। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।